सोचिए, एक लड़की की शादी का दिन उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल माना जाता है। हर तरफ जश्न होता है, रोशनी होती है, संगीत बज रहा होता है। मतलब एक नए सफर की शुरुआत मानी जाती है इसे। लेकिन क्या हो अगर वही दिन किसी इंसान की आजादी का आखिरी दिन बन जाए? ये सच में बहुत ही डरावना ख्याल है ना? एक ऐसी सजा जिसकी शुरुआत किसी अदालत के फैसले से नहीं होती, बल्कि शहनाइयों के शोर और मंगल गीतों से होती है। अब देखिए, बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन उस भारी लाल जोड़े और गहनों के पीछे एक इंसान अगर घुट घुट कर टूट रहा हो, तो वो घुटन कैसी होगी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला विरोधाभास है। अक्सर हमारा समाज उस बाहरी चमक दमक और उत्सव को ही पूरी सच्चाई मान लेता है, लेकिन सच तो ये है कि उस शोरगुल के बीच जो खामोश मातम चल रहा होता है ना, उसकी आवाज बाहर तक कभी नहीं पहुंच पाती। बाप रे, खामोश मातम, ये शब्द ही रोंगटे खड़े कर देता है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इस खामोश मातम में वो सजी धजी दुल्हन खुद भी उस भ्रम को बनाए रखने का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया होता है। और बिल्कुल इसी खोखले भ्रम और उस खामोश सच्चाई की गहराई में उतरने के लिए आज हम यहाँ हैं। बुक बातें में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये विस्तृत चर्चा सच में बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, आज हम साहित्य के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना बाज़ारे हुस्न पर आधारित अपनी नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, और आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है इस कहानी का पहला भाग, सपनों की दुल्हन या कैद। हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे उत्तर भारत के एक पुराने शहर की तंग गलियों में पलने वाली एक युवा और बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुमन है, उसके अरमान इस समाज की क्रूर मशीनरी में पिसकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं, मजबूरियों और उन सामाजिक कुरीतियों का एक नंगा सच है जिन्हें हम अक्सर परंपरा का नाम दे देते हैं। और अगर हम मुंशी प्रेमचंद के नजरिए से देखें, तो मैं कहूंगी कि उनकी लेखनी की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो समाज के उस चेहरे से बहुत ही बेरहमी से नकाब हटाते हैं जिसे देखना कोई पसंद नहीं करता। एकदम सही। सुमन सिर्फ एक काल्पनिक किरदार नहीं है, वो उस दौर की, और विडंबना देखिए कि आज के भी एक बहुत बड़े तबके की उन अनगिनत लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके लिए उनके खुद के सपने ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सुमन की पृष्ठभूमि पे बात करते हैं। मतलब सुमन जवान है, खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात वो सपनों से भरी हुई है। उसे लगता था कि शादी उसके लिए एक एस्केप होगी। एक एस्केप? मतलब वो शादी को एक बचाव के रास्ते की तरह देख रही थी। हाँ, एक ऐसी नई जिंदगी जहां उसे सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा और वो गरिमा मिलेगी जिसकी वो हकदार है। उसे लगता था कि शादी एक जादुई चाबी है जो उसे उसके मायके की गरीबी से आजाद कर देगी। और यहीं से उस मनोवैज्ञानिक प्रहार की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति किसी सामाजिक संस्था को, जैसे कि विवाह को, एक एस्केप रूट की तरह देखता है, तो वो अनजाने में अपनी उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर लेता है जिसका गिरना तय है। क्योंकि वो उम्मीदें हकीकत से बहुत दूर होती हैं। बिल्कुल। सुमन के मामले में ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक भ्रम था कि ससुराल की चौखट पार करते ही उसकी जिंदगी के सारे दुख किसी चमत्कार की तरह खत्म हो जाएंगे। समाज लड़कियों को यही तो सिखाता है ना, कि उनका असली वजूद, उनका असली सम्मान दूसरे घर जाने में ही है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी परिंदे को ये लगे कि वो एक बहुत ही सुंदर महल में जा रहा है और वो खुशी खुशी अंदर चला जाए, लेकिन अंदर जाते ही उसे पता चले कि दरवाजा बाहर से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। और मजे की बात, ये कहूं विडंबना, ये है कि इंसान को लगता है कि वो अपनी आजादी और खुशियां खरीद रहा है, लेकिन असल में वो अपनी आवाज ही गिरवी रख रहा होता है। सच में। लेकिन यहाँ एक और किरदार है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, सुमन के पिता। अक्सर हम कहानियों में पिता को एक क्रूर व्यक्ति मान लेते हैं जो अपनी बेटी को बेच देता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविकता तो ये है कि वो खुद दहेज प्रथा और समाज के भारी दबाव में इस कदर कुचले हुए हैं कि उनके पास सोचने समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। पिता कोई खलनायक नहीं है यहाँ। मतलब वो खुद एक लाचार इंसान है इस पूरी व्यवस्था में। हाँ, वो खुद इस पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी समाज का एक असहाय मोहरा है।
दहेज प्रथा की क्रूरता सिर्फ इसमें नहीं है कि कितना पैसा मांगा जा रहा है, इसकी असली क्रूरता उस सिस्टम में है जो एक पिता को इस हद तक लाचार कर देती है कि वो अपनी ही बेटी के भविष्य के साथ समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। और इसी दबाव के कारण वो जल्दबाजी में सुमन की शादी एक काफी उम्र दराज व्यक्ति गजाधर बाबू से कर देते हैं। लेकिन रुकिए, मेरा यहाँ एक सवाल है। अगर पिता को सिर्फ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा ही बचानी थी, तो क्या वो किसी गरीब लेकिन सुमन की उम्र के लड़के से शादी नहीं कर सकते थे? गजाधर बाबू ही क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या यहाँ भी कोई छिपा हुआ सामाजिक गणित काम कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, और यही इस पूरी व्यवस्था का सबसे घिनौना सच है। कैसा गणित? अर्थशास्त्र के नियम यहाँ भी लागू होते हैं। एक उम्रदराज स्थापित व्यक्ति अक्सर कम दहेज की मांग करता है, क्योंकि समाज में उसकी अपनी जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी उम्र की वजह से कम हो चुकी होती है। ओ बाप रे, तो गजाधर बाबू को कम दहेज चाहिए था, इसलिए पता ने उन्हें चुना। हाँ, गजाधर जैसे लोगों के लिए एक युवा खूबसूरत लड़की का मिलना किसी ट्रॉफी या इनाम से कम नहीं होता, जिसके बदले में वो दहेज की रकम में थोड़ी रियायत दे देते हैं। पिता को लगता है कि बेटी एक खाते पीते घर में जा रही है और लड़की इस आर्थिक सौदेबाजी का एक मूक उत्पाद बन के रह जाती है। ये सच में अंदर तक झकझोर देता है। वो दिन जिसे जश्न का दिन कहा जाता है, असल में एक भयानक सौदेबाजी का दिन था। जरा सोचिए, जब शादी के दिन हर कोई मुस्कुरा रहा था, तो सुमन के अंदर जो कुछ टूट रहा था वो असल में क्या था? जो चीज उस दिन टूट रही थी वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो इंसानियत पर से उसका भरोसा था। समाज कैसे एक व्यक्ति की व्यक्तिगत त्रासदी को पूरी बेशर्मी से एक उत्सव में बदल देता है, ये बहुत डरावना है। हर कोई खुश है क्योंकि एक सामाजिक नियम का पालन हो गया है, एक बोझ हल्का हो गया है। पर किसी को परवाह नहीं है कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं। सुमन के अंदर ये एहसास पुख्ता हो रहा था कि उसकी अपनी इच्छाओं की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। उसकी नियति उसके उन सुनहरे सपनों से इतनी अलग थी कि वो उस खाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और यही कड़वा एहसास उसके साथ उसके नए घर तक जाता है। जब सुमन शादी के बाद गजाधर बाबू के घर में कदम रखती है, तो वो एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह प्रवेश करती है। हाँ, क्योंकि एक घर को जेल बनने के लिए लोहे की सलाखों की जरूरत नहीं होती। जब किसी घर में संवाद खत्म हो जाए, कोई भावनात्मक जुड़ाव ना हो, तो वे दीवारें खुद ब खुद जेल बन जाती हैं। गजाधर बाबू के घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। अगर हम उनके चरित्र का विश्लेषण करें, तो वो एक बहुत ही कठोर, शक्की और भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। छोटी छोटी गलतियों पर ताने मारना उनकी आदत है। और उनका ये स्वभाव इस पूरी स्थिति को सिर्फ दमघोटू ही नहीं बल्कि जानलेवा बना देता है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में लिखा है कि गजाधर की खामोशी शब्दों से ज्यादा भारी महसूस होती थी। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या भावनात्मक दूरी और शक किसी भी शारीरिक सजा से बड़ी कैद बन सकते? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शारीरिक चोट का एक दायरा होता है, वो एक समय के बाद भर जाती है। लेकिन जब हम भावनात्मक दूरी और खामोशी की बात करते हैं, तो ये सीधे इंसान के अस्तित्व पर वार करती है। मतलब वो जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये भावनात्मक शोषण का सबसे क्रूर हथियार है। जब कोई आपके अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर दे, जब आपकी हर कोशिश का जवाब एक ठंडी खामोशी से मिले, तो इंसान मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर गजाधर को ये पता था कि उसे एक इतनी हसीन और समझदार पत्नी मिली है, तो उसे खुश रखने की कोशिश करने के बजाय वो उस पर शक क्यों कर रहा था? क्या ये उसका खुद का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था? 100% सही कहा आपने। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी दरार थी। गजाधर उम्र में सुमन से बहुत बड़े हैं। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही है कि ये कितनी युवा और खूबसूरत लड़की उनसे स्वाभाविक रूप से सच्चा प्यार कैसे कर सकती है। तो वो उम्र का फासला ही सारे शक की जड़ था। बिल्कुल। ये उम्र का फासला गजाधर के मन में अविश्वास और असुरक्षा की एक गहरी खाई पैदा कर देता है। वो सुमन को अपने प्यार से नहीं जीत सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने डर और खौफ से कंट्रोल करने का फैसला किया। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने कोई बहुत ही खूबसूरत और नायाब पेंटिंग खरीद ली हो, लेकिन इस डर से कि कोई और उसे देख न ले या उसकी तारीफ न कर दे, उसने उस पेंटिंग को हमेशा के लिए एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया हो। अरे वाह, ये उपमा बिल्कुल सटीक है। गजाधर अपनी कमियों और अपनी असुरक्षाओं का सारा बदला उस मासूम लड़की से ले रहे थे।
पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को यह नहीं सिखाया जाता कि अपनी कमजोरियों को कैसे स्वीकार करें। उन्हें सिर्फ नियंत्रण करना सिखाया जाता है। हाँ, और वो चाहते थे कि सुमन पूरी तरह से उनके अधीन हो जाए। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने शक और तानों का सहारा लिया। लेकिन सुमन भी तो अपनी तरफ से सब कुछ सह रही थी ना। वो समझौता कर रही थी, चुप रहने की कोशिश कर रही थी। वो अपने ही घर में दबे पांव चल रही थी ताकि कोई बवाल ना हो। और यही एक पीड़ित की सबसे बड़ी त्रासदी होती है। वो सोचती है कि अगर वो सामने वाले की हर शर्त मान लेगी तो शायद उसे वो प्यार और सुरक्षा मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश है। लेकिन गजादर जैसे इंसान के लिए सुमन का ये समर्पण कभी काफी नहीं होता। क्योंकि गजाधर की समस्या सुमन के व्यवहार में नहीं थी। गजाधर की समस्या खुद गजाधर के अपने दिमाग में थी। सही कहा। और जब एक व्यक्ति हर संभव कोशिश करता है, चुप रहता है, फिर भी उसे सिर्फ ताने मिलते हैं, तो उसका मानसिक संतुलन कैसे डगमगाने लगता है, ये हम सुमन की कहानी में साफ देख सकते हैं। अब यहाँ आकर कहानी बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। मतलब इंसान की सहनशीलता की कोई तो सीमा होती होगी ना। एक दिल आखिर कब तक खामोश रह सकता है? बिल्कुल, कोई भी इंसान हमेशा के लिए अपनी आवाज को नहीं दबा सकता। जब घुटन एक हद से गुजर जाती है तो या तो इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाता है या फिर उसके अंदर बगावत का जन्म होता है। और सुमन के अंदर वो बगावत का बीज बोया जा चुका था। और फिर आती है वो एक रात, निर्णायक रात। हाँ, वो रात जब एक और अपमान के बाद सुमन दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में बगावत भर चुकी थी। और फिर वो एक ऐसा सवाल खुद से पूछती है जो पूरी कहानी को पलट देता है। वो पूछती है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही मेरी जिंदगी है? जरा सोचिए सवाल की गहराई के बारे में। ये सिर्फ कुछ शब्दों का एक वाक्य नहीं है। ये सदियों से चली आ रही उस दमनकारी व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार है जिसने औरतों को सिर्फ एक वस्तु समझ रखा है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी और गहराई में जाना है। तो इस सब का क्या मतलब है? जो लड़की कल तक दम चल रही थी, वो अचानक एक ही रात में बागी कैसे बन गई? इंसानियत और लाचारी अचानक से बगावत में कैसे बदल जाती है? ये रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ। ये उन तमाम तानों, उस भारी खामोशी और उस दम घुटू माहौल का संचयी प्रभाव था। अच्छा, मतलब एक दिन का गुस्सा नहीं था ये? नहीं। पानी जब उबलता है तो हमें अचानक भाप उठती हुई दिखती है और हमें लगता है कि ये अचानक हुआ। लेकिन वो पानी काफी देर से उस अदृश्य गर्मी को सह रहा होता है, धीरे धीरे उबलने के बिंदु तक पहुंच रहा होता है। मतलब वो रात उस उबलते हुए पानी का बॉइलिंग पॉइंट थी। एकदम सही। जब कोई इंसान दर्द की इंतहा पार कर लेता है, जब उसके पास खोने के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती, तब उसका डर भी खत्म हो जाता है। और शायद यही वजह है कि वो एक ऐसे रास्ते पर पहला कदम रखने को मजबूर हो जाती है जिसे ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। सुमन का ये फैसला किसी लालच या शौक से नहीं लिया गया था। ये एक इंसान की अपने वजूद को बचाने की आखिरी और हताश कोशिश थी। ये सवाल सिर्फ सुमन का नहीं था, बल्कि उस समाज की हर उस औरत का था जो इस घुटन में जी रही थी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। एक तरफ वो समाज है जो अपनी खोखली परंपराओं के लिए एक लड़की को दम घोटू रिश्ते में धकेल देता है, और दूसरी तरफ वो अकेली लड़की है जो इस कैद से भागने के लिए एक रास्ता चुनती है जिससे यही समाज कलंक का नाम दे देता है। और यही मुंशी प्रेमचंद की कहानी की असली आत्मा है। वो सवाल करते हैं कि नैतिकता के असली पैमाने क्या हैं? क्या नैतिकता सिर्फ एक कमजोर लड़की पर लागू होती है या उस व्यवस्था पर भी जिसने उसे वहां तक पहुंचाया? इस पूरी चर्चा ने सच में सोचने के नजरिए को ही बदल कर रख दिया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सामने एक गहरा विचार रखना चाहती हूँ। जरा सोचिए, जब समाज अपनी परंपराओं और दहेज के बोझ तले एक व्यक्ति को ऐसी घुटन भरी कैद में धकेल देता है, तो उस व्यक्ति द्वारा चुने गए उस नामाफी योग्य रास्ते के लिए असली गुनहगार कौन है? वो व्यक्ति या वो समाज? ये सच में एक ऐसा विचार है जो रूह को कंपा देता है। जो बगावत कर गए वो तो आजाद हो गए, लेकिन जो रह गए उनकी खामोशी का शोर शायद सबसे ज्यादा बहरा कर देने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं को अपना कीमती समय देने और इस गहन वैचारिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको हमारी ये बुक बातें पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। सुमन के इस फैसले पर आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और इस चर्चा को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। और ताजा अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हम इस चर्चा को अगले एपिसोड में जारी रखेंगे।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सवाल करते रहिए।